सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था, और अब इस समय पे आप कहना कि हम संस्था ही बंद कर रहे हैं, ये तो थोड़ी ताज्जुब की बात है। He fears that he will be investigated for his role in the entire attempt to shake India's stock market and economy. I suspect a very significant illegality out there, and I suspect significant political connections to that illegality, which is why they're shutting down. बात तो स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग एक टारगेटेड सुपारी लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की मंशा से और निजी मुनाफा कमाने की मंशा से काम कर रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम बात करेंगे झूठ की उस दुकान की जिसने अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया है। हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की। अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले 20 तारीख को इनॉग्रेशन सेरेमनी है डोनाल्ड ट्रंप की। हिंडनबर्ग के संस्थापक ने ऐलान कर दिया है कि उनकी दुकान बंद होगी। ये वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर देश में खूब सियासत हुई। हालांकि उस रिपोर्ट की पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोली, फिर सेबी ने खोली, लेकिन फिर भी सियासत जारी रही। आज हम मुकाबला में इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी होंगे। साथ ही वकील जय अनंत देहादरई भी होंगे। हमारे साथ सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेएन गुप्ता जी जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनीय योगेश गुप्ता भी होंगे और अरावली फोरम के अध्यक्ष रजत सेठी होंगे। उसके साथ साथ विश्लेषज्ञ तहसीन पूनावाला भी होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की दलदली जमीन पर अपने सियासी पैर जमाने की कोशिश की। उस कोशिश में एक एक कर साथियों ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस डटी रही और अब नतीजा ये हुआ कि वो दलदली जमीन ही धंस गई। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। कि अगर कोई चीज गलत है तो उसका खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ही ये गलत हैं तो आपकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो शॉर्ट सेलिंग की आपने बात की, जो निवेशकों का नुकसान हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था, और अब इस समय पे आप कहना कि हम संस्था ही बंद कर रहे हैं, ये तो थोड़ी ताज्जुब की बात है। हिंडनबर्ग के फाउंडर नेथन एंडरसन ने लिखा, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नेथन एंडरसन के विचार उसी वक्त क्यों पूरे हुए जब जो बाइडेन के 4 सालों के कार्यकाल के पूरे होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें, हाल ही में हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग से हिंडनबर्ग को लेकर जांच की मांग की थी। By investigating authorities in the US, or he fears that he will be investigated for his role in the entire attempt to shake India's stock market and economy through the bare hammering of Adani shares. So I certainly do think that the timing, he's finally winding up shop. Not that he was a great investor in the markets or anything like that. He's a fly-by-night operation, and as he himself says in his disbanding letter, that is something which he admits himself. So he's been used. He was a front, probably by the democratic deep state, controlled ultimately by George Soros. हिंडनबर्ग आखिर क्यों बंद हुआ? हो सकता है इसकी वजह सामने आने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो एक खास मकसद से काम कर रही थी, यानी डीप स्टेट कनेक्शन। So I'm convinced there are some outside forces behind Hindenburg. I always have, for one very simple reason. You know, when you have nothing to hide, you are transparent about all your funders, your employees and everything like that. It is only a person who operates in illegality,
who tries to hide funding, who tries to hide. We don't even know where their office is. They don't even have a registered office listed on their website. So it has always been a matter of major speculation who the funders, backers are. I'm sure there is some external pressure on this. हिंडनबर्ग को भारत के लोगों ने पहली बार तब जाना था जब जनवरी 2023 यानी करीब 2 साल पहले तथाकथित रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने सियासी मोर्चा खोल दिया और संसद से लेकर सड़क तक कोहराम जारी रहा। एक बात तो स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग एक टारगेटेड सुपारी लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की मंशा से और निजी मुनाफा कमाने की मंशा से काम कर रहा था। पर हिंडनबर्ग की बातों को किस प्रकार से गॉस्पेल की तरह अपनाने का काम कुछ राजनीतिक दल और उनके इकोसिस्टम ने किया। हिंडनबर्ग का मकसद क्या था? फंडिंग कहां से हो रही थी? दफ्तर कहां था? इन अनसुलझे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पार्टी जिसे अवसर मान रही थी वो आपदा बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, हिंडनबर्ग की जमीन धसी तो क्या कांग्रेस की राजनीति अब फंस गई है? हिंडनबर्ग पर भारतीय एजेंसियों को सख्ती करनी चाहिए क्या? हिंडनबर्ग से भारतीय निवेशकों को हुआ नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हिंडनबर्ग शटडाउन तो क्या डीप स्टेट का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है? भारतीय ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश क्या माना जाए अब नाकाम हो गया है? ट्रंप सरकार आते ही हिंडनबर्ग क्यों बंद हुआ? ये भी एक सवाल है। हमारे साथ जयन गुप्ता जी हैं, तो मैं जयन गुप्ता जी आपसे ही पूछूंगी, 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उससे पहले ये मूव आप कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ये रिलेट करना कि हिंडनबर्ग ने क्यों बंद किया, बिकॉज इसके लिए मुझे एनडी का माइंड में जाना पड़ेगा या कोई एस्ट्रोलॉजर होना पड़ेगा। बट जो सर्कमटेंसेस होते हैं उस हिसाब से अगर आप देखें, 1 to 1 को कनेक्ट करें, तो मुझे लगता है कि ये एक सम सॉर्ट ऑफ ए, जो कॉर्पोरेट में बोलते हैं ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करते हैं, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप करते हैं, और जब हमको दिखता है कि वो ऑब्जेक्टिव या तो पूरा हो गया या उसके पूरे होने के आसार नहीं होते, तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को लिक्विडेट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं हिंडनबर्ग को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता हूं। हिंडनबर्ग का एक ऑब्जेक्टिव था, उसने किया, लेकिन उसका जो यहाँ रिएक्शन हुआ, मैं उसमें दोष ढूंढता हूं। कि आप देखिए, एक अनजान आदमी ने 10,000 किलोमीटर दूर से एक रिपोर्ट निकाली, तो हमारे यहाँ के सब लोगों ने ना अपने रेगुलेटर पे विश्वास किया, ना कंपनी पे विश्वास किया, ना ऑडिटर पे विश्वास किया, ना बैंकर पे विश्वास किया, ना इन्वेस्टर पे विश्वास किया उस पे। और हम लोगों ने इतना सारा हल्ला मचाया कि स्टेट बैंक डूब जाएगा, LIC डूब जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ये हमारा सवाल है कि हमको अब इस माइंडसेट से निकलना है कि हमको अपने ऊपर विश्वास करना है, हमको अपनी एजेंसी के ऊपर विश्वास करना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कल को कोई भी आगे फ्यूचर में किसी ने भी कोई रिपोर्ट किसी कंपनी के बारे में निकाली, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के बारे में हमारे यहाँ के ऑडिटर्स ने क्या बोला है, हमारे रेगुलेटर्स ने क्या बोला है। सडनली क्या हुआ कि आपने देखा कि अडानी के स्टॉक जो हैं 60-70% गिर गए। जिन इन्वेस्टर्स की रुकने की ताकत नहीं, रोकने की ताकत नहीं, उन्होंने तो बेच लिया। जिन इन्वेस्टर को ये विश्वास था कि ये रिपोर्ट का अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलेगा, वो इन्वेस्टर या तो बने रहे, उन्होंने नया खरीदा, तो उनका तो फायदा हो गया, लेकिन जिन्होंने बेचा उनका घाटा हो गया। तो हमको ये बोलते हैं कि जो ये पैनिक है, जो पैनिक क्रिएट किया, मैं इन सब लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता हूं। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि एक सेबी में नियम है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जितने लोगों ने भी ये इस रिपोर्ट के बेसिस पे नेगेटिविटी फैलाई थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
उन सबको इस रेगुलेशन के दायरे में जी लाके बिल्कुल सही उनके कहा ऊपर आपने। एक्शन लेना चाहिए। क्या हम लोगों को अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करना चाहिए? और जब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रास्ते में है भारत, तो क्या हम लोगों को अपने जो एजेंसीज है उस पर विश्वास करना चाहिए? अगर सेबी ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो फिर हिंडनबर्ग पर चर्चा क्यों हो रही थी, सियासत क्यों हो रही थी? सही सवाल। इससे पहले मैं मुकुल रोहतगी को लाऊं, लेकिन जय आनंद देहादरई, आपने बहुत ही प्रोमिनेंटली ये इशू को रेस किया था, हर प्लेटफॉर्म पे रेस किया था। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मारिया जी नमस्कार। मेरे सामने तो ये मेरे लिए बहुत स्पष्ट है कि ये एक षड्यंत्र था। ये एक बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड कंस्पिरेसी थी, जिसमें ग्लोबल एंगल भी एक तरफ था और एक इंडियन एंगल एक तरफ था। और अब यदि आप ये देखें कि जो हिंडनबर्ग है वो एक एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और इसको डिसबैंड करना कोई लाइट के स्विच की तरह नहीं होता कि आपने स्विच ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया, अब वो कंपनी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसमें काफी प्लानिंग होती है। इसका मतलब यही है कि जो अमेरिका में नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो 4 दिन में अज्यूम कर रहे हैं ऑफिस। उनके साथ उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और टीम भी आएगी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जैसे ही वहां का जो इलेक्शन रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, उसी समय इन लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अब हमारे लिए ऐसा काम करना बहुत ही कठिन होने वाला है। क्योंकि वहां के जो एक कांग्रेसमैन है लैंस गुडिन, उन्होंने इनफैक्ट वहां के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड को एक बड़ी डिटेल में चिट्ठी लिखी और उनसे ये पूछा कि भाई आप किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया कि आप एक इंडियन बिजनेसमैन और बिजनेस हाउस के पीछे आप जांच शुरू करेंगे। वो सारे हमको रीजनिंग और जस्टिफिकेशन आप दिखाइए, क्योंकि जो भी उनके आरोप थे वो तो इंडिया बेस्ड ही थे। तो वहां वो ये जानना चाहते हैं, उनके कांग्रेसमैन जो विधायक हैं, बहुत प्रोमिनेंट विधायक, जी। उन्होंने यही तो सवाल उठाया कि भाई आपकी मंशा ही गलत थी। ये ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव गलत था, मंशा गलत थी। और अब ये पूरा खेल टाइमिंग का है। वो चिट्ठी जाती है, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कंफर्म हो जाता है और उनके टीम के लोगों ने ये बड़ा क्लियर बयान दिया है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो भी ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए हैं, अपने जो राजनीतिक उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए डीप स्टेट के बिहाफ पर, और जो जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं जो घुसे हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अमेरिका में, उन लोगों को निकालने का अब काम शुरू होने वाला है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी ये दुकान बंद करने का निर्णय लिया। और उनके चिट्ठी को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो चिट्ठी में ये कहीं नहीं कहते कि भाई अब मैं काम छोड़ रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा। इनफैक्ट वो तो ये कहते हैं कि मेरे जो बाकी के जो टीममेट्स हैं वो भी इस काम को हो सकता है शुरू करेंगे और मैं उनका साथ दूंगा और उनको मैं प्रमोट और सपोर्ट करूंगा। तो ये जो आदमी इस बिजनेस में रहना चाहता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऑपरेट करना चाहता है, हमको अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई इतनी क्या जल्दी हो गई थी कि आपको एकदम तुरंत ये सब बंद करना पड़ा, या और ये सारा काम आपने छोड़ दिया। एक एस्पेक्ट ये है जी। और दूसरा जो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मानता हूं कि भाई आपने तो अटैक किया इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पर कीचड़ उछालने की आपने कोशिश की, हमारे रेगुलेटर्स पर। और जब वहां पे भी जब आपकी दाल नहीं गली तो आपने रेगुलेटर की जो हेड हैं उन पे भी आपने आरोप लगाने का काम शुरू कर दिया। जब कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ तो आपने दूसरी एक रिपोर्ट निकाली 2024 में। जी। इस बार जो इंडियन इन्वेस्टर था वो समझदार था, वो समझ गया कि ये वो जो बचपन में हमको एक स्टोरी सिखाई जाती थी वुल्फ कि भाई आप एक बार आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन दूसरी बार आपकी बात कोई नहीं मानेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ है। और मैं मानता हूं अब कि जो इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इस बात के बिल्कुल कोर तक जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उनके इंडिया में कौन उनके पार्टिसिपेंट और कौन उनकी मदद कर रहा था इंडिया में या बाहर, या उनके बीच में क्या लेन देन थी, मनी ट्रेल क्या थी, ये पता लगाना चाहिए कि कौन ये लोग थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं मुकुल रोहतगी जी के पास जाऊंगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल। मुकुल जी, आप कैसे देखते हैं हिंडनबर्ग का डिसबैंड होना? उनकी 2 रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट पर सियासत हुई, दूसरी रिपोर्ट पर सियासत हुई, निवेशकों का नुकसान भी हुआ था। देखिए ऐसा है कि ये हिंडनबर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ी डूबियस और रोग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई प्रॉपर बेसिस नहीं है।
अपने आप को रिसर्च बॉडी बताती है। अरे भाई, अगर रिसर्च बॉडी है तो अपने आप को शॉर्ट सेलर क्यों बताती है? रिसर्च अलग कहानी है, शॉर्ट सेलिंग मार्केट में करना और उसमें मुनाफा बनाना, मार्केट में धमाका क्रिएट करके, एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ये इसका नकाब है, रिसर्च इसका नकाब है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम डिस्टेबलाइज करना है। इसने कई अटेम्प्ट करे मार्केट इंडिया में, हिंदुस्तान में शेयर मार्केट को डिस्टेबलाइज करना। इसने इंडस्ट्रियल हाउसेस को टारगेट किया, उसकी वजह से मार्केट में अफरा तफरी हुई, शेयर की कीमत गिरी, इन्वेस्टर्स, निवेशक जो है उनको बहुत नुकसान हुआ, और इसने फायदा उठाया। और इसके दोस्त यार जो इसके एसोसिएट्स हैं हिंदुस्तान में या बाहर, उन्होंने फायदा उठाया। ये पर्पस था हिंडनबर्ग का। और अब ये कहना कि मेरे आइडिया खत्म हो गए हैं, मैं इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये भी एक बोगस कहानी है। पता नहीं किस नाम से, किस शक्ल से, किस टाइम पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन फिर खड़ा हो सकता है। तो इस पे आप ज्यादा तवज्जो ना दें कि ये खत्म हो गई है या नहीं खत्म हुई है। मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के आने से पहले ये भागना चाहते हैं कि हो सकता है इंडिया की कंप्लेंट पे अमेरिका इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले, इसलिए उन्होंने सोचा आज दुकान बंद कर ली जाए, सो दैट हमारे पीछे कोई नहीं आ सकेगा। लेकिन ये गलत फहमी है। अगर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो इसके पीछे थे या जो इसके मालिक हैं, जिनका ये बयान आ रहा है कि हमने रिसर्च वगैरह चालू करी है, बंद कर दी है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनवांटेड इंट्रूजन और हमारी मार्केट्स में दखलंदाजी करने की है। क्या मालूम इनके पीछे कौन है? जी। हिंदुस्तान के खिलाफ जो लोग हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कोई गुट है जो इसके पीछे है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और इस टाइप के अटैक्स मार्केट पे बिल्कुल हमें डिफेंड करना अगर ये रिसर्च एजेंसी अब डिसबैंड हो रही है, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार या जांच एजेंसियां कोई एक्शन ले सकते हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ? देखिए, होने को हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हिंडनबर्ग यहाँ मौजूद नहीं है ना। हिंडनबर्ग के जो मालिक हैं, एसोसिएट्स हैं, काम करने वाले, वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। तो एक्शन अगर होगा भी तो इंडिया को फॉरेन गवर्नमेंट्स की या फॉरेन बॉडीज की हमें मदद लेनी होगी। सपोज ये मामला सीबीआई में दर्ज होता है और सीबीआई कोई समन जारी करती है या कोई वारंट जारी करती है, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, इसलिए उसको एग्जीक्यूट करना, किसी को यहाँ बुलाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी दुनिया के पुलिस डिपार्टमेंट्स मेंबर्स है, तो लिहाजा इंटरपोल में सीबीआई भी एक मेंबर है। तो इंटरपोल की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन वो बड़ा लंबा और लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है, उसमें सालों साल लगते हैं। तो रियल इन्वेस्टिगेशन या रियल एक्शन जो है वो उसी मुल्क में हो सकता है जहां हिंडनबर्ग बेस्ड है। जी, जब पहली रिपोर्ट आई थी मुकुल रोहतगी जी, तो उस वक्त भारतीय निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कैसे होगी? एक्शन तो देखिए, अडानी ग्रुप भी ले सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ले सकती है, सेबी भी ले सकती है, आरबीआई भी ले सकती है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की एसोसिएशन भी ले सकती है। बट वो क्या लेंगी? वो सीबीआई में मुकदमा दर्ज करेंगी। सीबीआई एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ मुकदमा दर्ज हो आई मीन एफआईआर दर्ज हो सकती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में हिंडनबर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा। वो बुलाने का तरीका इंटरपोल से या फॉरेन गवर्नमेंट से है। वो बड़ा लंबा मुद्दा है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। होने को वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई खास इतना फायदा नहीं होगा। उसकी बजाय
हमारी मार्केट्स और हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई को बड़ी इन चीजों को बड़ी सख्ती से देखना चाहिए और इसके खास नियम बनाने चाहिए कि इसके इस तरह की अगर चीजें हों कि कोई सडनली एक रिपोर्ट आ जाए तो मार्केट को हिलाए, तो ऐसी रिपोर्ट जो आए उससे मार्केट बिल्कुल ना हिले, इस टाइप के हमें रूल्स और अपनी यही मेरा आपसे डायरेक्टिव आखिरी बनाने सवाल चाहिए। होगा मुकुल रोहतगी जी कि भविष्य में अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो कैसे कंपनीज और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए? नहीं देखिए, इसलिए नए कानून इस हिसाब से बने या नियम बनाए आरबीआई कि भाई ऐसी अगर रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले ये रिपोर्ट आरबीआई के सेबी के पास जाए और मार्केट इससे बिल्कुल दूर रहे और कोई मार्केट पे इम्पैक्ट ना आए और इमीडिएटली हमारी इंडिया की बॉडीज जो हैं उस रिपोर्ट को देखें और उसमें कोई सब्सटेंस है तो आगे चले, नहीं सब्सटेंस है तो इमीडिएटली पब्लिक अनाउंसमेंट करे कि ये बोगस है और इसको हटाया जाए या फेंका जाए। मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं अब रजत सेठी के पास जाऊंगी। रजत सेठी, इंडियन कंग्लोमरेट्स, बिजनेस हाउसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स अब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, बस हिंदुस्तान में सीमित नहीं है, सारे देश में, देश के बाहर कारोबार कर रहे हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ सालों में हो जाएगी। तो इस तरह की शायद रिपोर्ट्स और अटैक्स ऑन बिजनेस हाउसेस बढ़ेंगे। इससे कैसे बचा जाए, ये जरूरी है इस शटडाउन के बाद? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोहतगी सर से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक फ्री वर्ल्ड में आप लोगों को रिपोर्ट पब्लिश करने से शायद रोक ही नहीं पाएंगे। हिंडनबर्ग दूसरे स्वरूप में ऐसी कई सारे शॉर्ट सेलर्स आते रहेंगे जो कि लगातार हम पे आक्षेप लगाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे आक्षेप लगाएंगे, हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट्स पे आक्षेप लगाएंगे। ये मैच्योरिटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, हमारे जो छोटे निवेशक हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन देनी है और ये सेबी का महत्वपूर्ण इसमें जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे उनको क्वेश्चन करे, उनको कैसे लगातार एजुकेट करे कि कोई भी रिपोर्ट जब तक पब्लिश कर भी लेता है, जब तक हमारे संज्ञान में नहीं आती और हम उसका डिटेल विषय पर अपना वक्तव्य नहीं रखते, तब तक आप लोग रिएक्ट मत करिए। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन है, अगर किसी ने भी शॉर्ट सेलर ने अगर कोई एक्यूजेशन किया है, उसका प्रभाव पड़ेगा और भारत की इंस्टीट्यूशंस को मजबूती से खड़े रहना होगा। और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है हमारे विपक्ष को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। उनको भारत की संस्थाओं पे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पे, भारत के सेबी पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए बनिस्पत इसके जितना वो भरोसा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे लगाते हैं और बाहर की संस्थाओं पे लगाते हैं। यहाँ पे विपक्ष ने अपना पूरा ऑपोजिशन को आउटसोर्स कर दिया, ऑपोजिशन के काम को विदेश में आउटसोर्स कर दिया कि वहां से रिपोर्ट पब्लिश होंगी तो हम यहाँ के संसद को नहीं चलने देंगे। कम से कम 3 और 4 सत्र मुझे लगता है संसद के चल नहीं पाए, उससे भी ज्यादा। तो बताइए कितना नुकसान टैक्स पेयर्स का हुआ, कितना नुकसान छोटे निवेशकों का हुआ जो हमेशा बिल्कुल सही कहा आपने। तहसीन पूनावाला, इसका जवाब दीजिए। क्या भारत के जो विरोधी, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, क्या उनको भरोसा ये सब रिपोर्ट्स पे ज्यादा है, अपने इंस्टीट्यूशंस पे कम है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे कम है, सेबी पर कम है, और ऐसा क्यों है? थैंक यू सो मच, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड मुकुल रोहतगी जी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हम एक फ्री वर्ल्ड में और फ्री मार्केट की दुनिया में रहते हैं। रिपोर्ट्स आएगी, वो कहीं से भी आएगी, वो ये नहीं है कि उससे भारत में आएगी रिपोर्ट, वो ऑनलाइन भी पब्लिश हो सकती है। इन्वेस्टर्स को हमें एजुकेट करना होगा। अगर सरकार किसी भी चीज को दबाने की कोशिश करती है, इसका और नेगेटिव संज्ञान होगा मार्केट्स के ऊपर। दूसरी चीज, हमें इन्वेस्टर्स पे भरोसा रखना चाहिए। जहां तक सवाल विपक्ष का है या वर्तमान सरकार का है, मेरा ये मानना है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हैं। वर्तमान सरकार भी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़े तकलीफ में थे, उन्हें लग रहा था उन्हें बहुमत नहीं मिल रही थी, उन्होंने दोनों उद्योगपतियों को अटैक किया चुनाव के दौरान। और अनफॉर्चुनेटली रियलिटी हमारे देश में ये है कि बिजनेस हाउसेस आर अ सॉफ्ट टारगेट। ये सदियों से चला आ रहा है। तो चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, हम बिजनेसमैन को अटैक करते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को अटैक करते हैं। ये बात हमें देखना है कि कैसे हम अब आगे चल के डिस्कशन ये होना चाहिए कि कैसे हम हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, ताकि ऐसे कोई भी रिपोर्ट हो
जब वो पब्लिक डोमेन में आए, 100% इंफॉर्मेशन रियल टाइम में इन्वेस्टर्स के पास हो, ताकि इन्वेस्टर्स फैसला कर सके उन्हें निवेश करना है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारा रेटरिक, क्योंकि पूर्व ईडी के भी एक व्यक्ति थे, कह रहे थे शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलिंग कोई गलत माध्यम नहीं है, वो मार्केट का एक लेजिटिमेट टूल है। कोई शॉर्ट करेगा तो कोई लॉन्ग करेगा। इनफैक्ट मेरा ट्वीट सार्वजनिक है। जब अडानी ग्रुप के खिलाफ ये रिपोर्ट आई थी, मैंने कहा था मैं लॉन्ग जा रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी। कोई बेच रहा था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली खरीदने के लिए। तो दे विल ऑलवेज बी, मार्केट में सरकार हस्तक्षेप ना करे। जो सरकार को करना है वो और ट्रांसपेरेंसी लाए और हमारे बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करे। हर ग्रुप जो बढ़ रहा है भारत की इकोनॉमी के साथ, उनके कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देश का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है। इन्हें हम अलाइन करते कैसे देशवासियों के सामने रखें। और जो एमपी सिर्फ इसी को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और स्ट्रक्चरल बातें नहीं करना चाहते, उन पर हमें बातचीत करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स पे नहीं, आइडियाज पर बातचीत करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए योगेश गुप्ता, आप बताइए, क्या विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? सवाल था, हिंडनबर्ग ने पूरे निवेशकों का नुकसान किया, उस पर कोई नहीं चर्चा किया, किसी ने चर्चा नहीं किया। एक बिजनेस हाउस को टारगेट करते गए और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उन पर अटैक हुआ। हाँ मारे जी, मैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी रह चुका हूँ, तो मैं आपसे 2-3 बातें कहूँगा जी। कि एक तो ये है कि देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष तो अपनी राजनीति जो है हमेशा ही करेगा, क्योंकि उसको तो जहाँ भी स्पेस मिलेगा वो उसको यूज करना चाहेगा। लेकिन 2-3 बातें इसमें है कि एक तो उस वक्त ही ये साफ लग रहा था, जैसे कि हमारे मुकुल रोहतगी जी ने कहा कि भाई एक तरफ तो ये कह रहा था कि ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ ये शॉर्ट सेलिंग करके इसमें फायदा कमा रहा था। तो तभी ये क्लियर था कि भाई ये जो है कोई जो है मतलब सस्पिशियस चीज है, और इसके बारे में सेबी को तभी कहना चाहिए था कि भाई ये कोई जेन्युइन चीज नहीं लग रही है और हम इसमें जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई इसमें तत्व नहीं है, इसमें कोई मतलब वेरासिटी इसकी नहीं है। दूसरी बात ये कि मसला ये नहीं है कि हमारे इन्वेस्टर्स का या अडानी ग्रुप का जो है नुकसान इसमें पूरा होगा या नहीं। मसला इसमें यह है कि हमारे देश की जो है बहुत बेइज्जती हुई है जी। हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस की बेइज्जती हुई है, हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बेइज्जती हुई है, हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस की बेइज्जती हुई है। तो हमें जो है गवर्नमेंट के लेवल पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पर, हमें सेबी के लेवल पर, अडानी ग्रुप के लेवल पर, इन्वेस्टर्स के लेवल पर, जितने भी तमाम लोग इस हिंडनबर्ग से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, सबके खिलाफ जो है यहाँ पर कोर्ट में एक्शन लेना चाहिए। और अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू जो है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू इन लोगों को लेटर्स रोगेटरी जानी चाहिए, एंड दीज पीपल, इनको फोर्स करना चाहिए कि ये इंडिया में जो है हमारे कानून के सामने आए। जैसे कि अमेरिका के में लोग जो है जब कुछ भी जरा सा मसला होता है तो हमारे लोगों को जो है ये कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस तरह से हमें भी करना चाहिए, जिससे कि हम ये बता सकें कि हमारी कोई गलती नहीं थी और एक ही हमारे खिलाफ साजिश थी। और तीसरी बात ये है कि भाई आइंदा से जो है ये सेबी को और हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आरबीआई वगैरह है, उनके लिए ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई इस तरह का बाहर से कभी कोई इंटरफेरेंस हो तो वो एक बोल्ड स्टैंड है, वो इन्वेस्टर्स को जो है मतलब इन लोगों के भरोसे मत छोड़ दे। अपोजिशन को छोड़ के, अपोजिशन तो यही करेगा, आज कांग्रेस है, कल को कोई और होगा वो भी यही करेगा जी। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके इन्वेस्टर्स का पक्ष ले और उनको बचाए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। महेश जेठमलानी, सीनियर एडवोकेट, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जेठमलानी, ये सवाल ये है कि हिंडनबर्ग अब डिसबैंड हो गया है, लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं? मेरा सवाल ये है क्योंकि ये सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं है, हिंडनबर्ग क्या पता फ्यूचर में किसी और इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को टारगेट करता, तो ये तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर इंपैक्ट होगा ओवरऑल। देखिए, हिंडनबर्ग को तो सबसे ज़्यादा अहमियत तो अडानी ग्रुप को तो है ही। उनका जो भूमिका था इसमें, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था वो अडानी ग्रुप पे था। लेकिन उनके पीछे जो है, उनके जो मास्टरमाइंड जो थे, जैसे जॉर्ज सोरोस और द डेमोक्रेटिक डीप स्टेट, वो एक्चुअल कल्प्रिट्स है इस मामले में। और वो क्या करेंगे, उनका भविष्य में एंटी इंडिया स्टेप्स क्या लेंगे, वो अब तक देखना है। मुझे लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रही है,
जो 20 तारीख को गद्दी पे बैठेंगे, वो उनके खिलाफ बहुत गंभीर कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी थे। और शायद समय आ गया है जब हमें थोड़ा ठहर के देखना चाहिए कि आगे के इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं 20 तारीख के बाद। जी, भारत क्या करे कि फ्यूचर में अपने निवेशकों और बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, कंग्लोमरेट्स, इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? क्या करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा हो? भविष्य में हम कौन से कदम उठाते हैं अपने इंडस्ट्रीज को ऐसे शॉर्ट सेलिंग से बचाने के लिए, वो सबसे अहम सवाल है। वो देखना है कि सरकार अब क्या करती है आगे चल के, और वो करेंगे भी, मुझे कोई शक नहीं है उसके बारे में। कि जो 2 एपिसोड, एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग का तो एक ही एपिसोड हुआ था, दूसरा एक जो अदानी के खिलाफ जो कदम उठाया गया था वो डीओजे थे और वो भी रिजाइन हो चुके हैं। वो वहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मिसयूज़ हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये एक ही शॉर्ट सेलिंग एपिसोड हुआ है और काफ़ी नुकसान पहुँचा गया है, और उसके लिए मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सेबी और बाकी रेगुलेटरी एजेंसीज और अमेरिका के मदद के साथ हम जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस घटना के लिए, वो सबको न्याय दिया जाएगा, लेकिन सजा दी जाएगी और जांच होगा और सजा दी जाएगी। जी, लेकिन डिसबैंड होने के बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है? डिसबैंड होने के वजह से इसका मतलब नहीं कि पुराने जो इनके अपराध हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। वो डिसबैंड भले करें, और वो डिसबैंड इसलिए किया है, वो एक प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया है, वो आगे से ही अपने आप को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन उसका मतलब नहीं कि नेट एंडरसन द इंडिविजुअल, जो व्यक्ति जो हैं इसके पीछे, वो कोई भी पनिशमेंट या कोई भी इन्वेस्टिगेशन से ये बच जाएगा। इससे वो नहीं, ये एक कोशिश है, लेकिन एक मिसकंसीव कोशिश है, ये एक बेमतलब का कोशिश है अपने आप को बचाने के लिए। कानून इसको पकड़ेगा ही, और इनके थ्रू दूसरों जो हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको भी पकड़ेगा। आप सियासत को बदलते हुए कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि इस जो हिंडनबर्ग जो एजेंसी थी, उसने भारत की सियासत पर बहुत इम्पैक्ट किया था, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसको एक टॉकिंग पॉइंट बनाया था सरकार को अटैक करने के लिए, अडानी ग्रुप को अटैक करने के लिए? आप सियासत कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम हिंडनबर्ग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हिंडनबर्ग एक छोटा खिलाड़ी था इस पूरा साजिश में। सबसे पहले हम सोच रहे थे, जब ये पूरा कहानी पहले निकली, हमें लगता था कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है। ऐसा पब्लिकली घोषणा भी की गई थी कि हिंडनबर्ग इज द शॉर्ट सेलर, लेकिन असल में हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर नहीं था, वो एक रिसर्च एनालिस्ट थे। वो एक फ्रंट था जो असल में इसके पीछे थे, उनको छुपाने के लिए। अब हमें मालूम हो कौन है। हिंडनबर्ग ने खुद सेबी ने जो उनको एक लेटर लिखा था जांच के दौरान, उन्होंने खुद जवाब दिया है कि इसमें जो प्रिंसिपल खिलाड़ी थे वो कौन थे। तो अब हमें मालूम पड़ा है कि ब्रोकर था कोटक, फिर माइक लैंडन और उसका ट्रस्ट जो है, और उसकी बीबी एक चाइनीज स्पाई जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एनला चेंग। तो मुझे लगता है कि नेट एंडरसन और हिंडनबर्ग को हमें ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ छोटे खिलाड़ी हैं जो रिसर्च किए थे, जो एक रिसर्च रिपोर्ट बनाए थे, और वो भी रिसर्च रिपोर्ट, मुझे कोई शक नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने पूरा इनपुट्स दिया था उनको। ना सिर्फ जॉर्ज सोरोस, बट जॉर्ज सोरोस के जो लोकल एजेंट्स हैं इंडिया में, वो भी इनपुट्स दिए थे। यदि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखेंगे तो फिर आपको ये मालूम पड़ेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के जो कंटेंट्स है, उनका काफ़ी जो कंटेंट्स हैं, वो पार्लियामेंट में जो कई हमारे एमपीज ने सवाल उठाए थे अदानी ग्रुप के बारे में, वो उसमें उपस्थित है।
महेश जेठमलानी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं जाऊंगी जयन गुप्ता जी के पास। जयन गुप्ता जी, सेबी अब आगे क्या कर सकती है इस डिसबैंडिंग के बाद? जिससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरा एक सवाल मिस्टर पूनावाला से है जी। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर के हित में काम करता हूं। आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है आप उसको लड़िए, पूरे दम से लड़िए और भगवान देश का भला कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या आज की डेट पे आप ये अफसोस जताएंगे कि आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, जिसका कोई आधार नहीं था, उसको एक बाइबल समझ के, उसको एक गीता समझ के उसके बारे में जो शोर मचाया और जो इन्वेस्टर का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? हमारे अगर मुझे मौका मिले जवाब देने का, जी, अगर मैं जवाब दे दूं। उन्होंने सवाल पूछ लिया है, पहले आप जवाब दे दीजिए तहसीन जी। गुप्ता जी, सर्वप्रथम तो मैं आपने जो देश की सेवा की, इसलिए मैं आपका सलाम करता हूं और थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज फॉर द कंट्री। और जो आपकी मंशा है वही मेरी मंशा है कि कॉमन इन्वेस्टर बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। मैं एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ। एक फ्री वर्ल्ड और एक फ्री मार्केट में आप इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, चाहे वो सच्ची इंफॉर्मेशन हो या झूठी इंफॉर्मेशन हो। इसलिए मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस और दायित्व बनता है हमारे रेगुलेटरी एजेंसीज का, जैसे सेबी का, कि वो इमीडिएटली आकर वो सच्चाई रख दे ताकि छोटे इन्वेस्टरों का नुकसान ना हो। अगर आपको याद हो, जैसे इस रिपोर्ट में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक गलत आरोप लगाया गया था शेल कंपनीज का, और फिर जिस मुल्क के शेल कंपनीज थे उस मुल्क के मिनिस्टर ने उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको क्लैरिफाई किया। यही बात सेबी कर सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात थी, कैश ट्रांजैक्शन नहीं था, ये आरबीआई के माध्यम से पैसा आया था। तो इसीलिए मैं स्ट्रक्चरल बातें करता हूँ। स्ट्रक्चरल बातें करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरे देश हित में है। और मैं चाहता हूं कि अडानी ग्रुप जैसे और 10 ग्रुप बने हमारे मुल्क के अंदर, और वो और मुल्क बने और वेल्थ हमारे देश के अंदर बढ़े। मैं हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन को कर्टेल नहीं करना चाहता हूं, मैं ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता हूं। सर, ये फर्क आप में और मेरे में है। बट थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज। चलिए, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या हिंडनबर्ग का कोई चाइना कनेक्शन है? किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और हिंडनबर्ग पार्टनर्स हैं। उसके अलावा अडानी पर रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने किंगडम से शेयर किया, यह भी खबर आई है। रिपोर्ट छापने से पहले किंगडम से शेयर किया, क्यों किया, यह सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट छपने से पहले किंगडम ने अडानी शेयर खरीदे थे, क्योंकि यह क्लियर है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर था, तो मार्केट में वो शेयर्स उठाते हैं। शॉर्ट पोजीशन लेकर $40 मिलियन इनफैक्ट इस कंपनी ने कमाए थे। किंगडम कैपिटल के पीछे मार्क किंगडम है, उनकी ये कंपनी है। मार्क ने ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को कमीशन किया, यही महेश जेठमलानी ने कहा है अभी, और यही बड़ी खबर आ रही है। मार्क किंगडम की पत्नी का नाम एनला चैंग है। तो ये जो पूरा सर्कल है, जो विशेष सर्कल है, वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। एनला चैंग चीन के हितों के लिए काम करती रही हैं और चैंग के संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है, यही आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे चीन का भी हाथ है? मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।